वेलकम टू बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बायो का फर्स्ट चैप्टर जो लाइफ प्रोसेसेस है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। और लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे। फर्स्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन पढ़ा था, डाइजेशन जो आपके कोर्स में है उसे पढ़ा था। और इस चैप्टर में हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज़ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, क्लासमेट्स को शेयर कर दें। और जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हों जिसे आप जानते हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो सके इस लॉकडाउन के टाइम में, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ लाइफ प्रोसेसेस क्या है, किसको कहते हैं, ये सारा डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। न्यूट्रिशन हमने किया था। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है और रेस्पिरेशन का यूज़ क्या है। रेस्पिरेशन का यूज़ है एनर्जी प्रोवाइड करना। कोई भी प्रोसेस होने के लिए, इवन डाइजेशन के लिए भी, कोई भी प्रोसेस किसी लिविंग बीइंग में हो रही है तो उसके लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है। तो ये एनर्जी, बिना एनर्जी के सेल काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में हम या प्लांट्स दोनों, एनिमल्स और प्लांट्स बोथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फूड से हमें मिलता है, ग्लूकोज मेनली जो फूड से हमें मिल रहा है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन से उसका कंबशन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कंबशन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन कंबशन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है? कंबशन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट एक बार में रिलीज़ होती है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन प्रक्रिया में, जब ऑक्सीडेशन होता है तो एक साथ बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ नहीं होती है। नहीं तो क्या होगा, एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी उस हीट से जल जाएगी। जैसे कि अगर पेट्रोल या डीजल या कोई भी फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है जिससे वो जलने लगता है। लेकिन अगर यही क्रिया हमारी बॉडी में ही हो तो हमारी बॉडी भी जल जाएगी। इसलिए ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जो होती है ये स्टेप वाइज प्रोसेस में होती है। जैसे कि हम एक सिंगल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिख देते हैं, लेकिन ये सिंगल इक्वेशन नहीं होता है, ये बहुत लंबा पाथवे होता है और स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज मतलब बाहर से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बन रही है उसको बाहर निकालना, इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। दूसरा स्टेप है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किसका? जो फूड मटेरियल है जिससे एनर्जी मिलनी है। तो एनर्जी फूड मटेरियल से मिलती कैसे है? जैसे हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एक बड़ा कंपाउंड है, C6H12O6 है। तो ये बड़े कंपाउंड में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो बड़ा कंपाउंड है तो उसमें कई बॉन्ड्स हैं। तो ये जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये बॉन्ड्स टूटते हैं। ये बॉन्ड्स के टूटने के वजह से ही एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एक बार में सारे बॉन्ड्स टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते हैं। 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे 5 कार्बन कंपाउंड बनता है, फिर 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। इस तरह से धीमे धीमे करके बॉन्ड्स टूटते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्योंकि ये प्रक्रिया सेल के अंदर हो रही है इसलिए इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी रिलीज़ मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप वे में रिलीज़ होती है,
ये क्या बनाती है? ये बनाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो एनर्जी करेंसी है हमारी सेल की। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एनर्जी बनती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है एडीपी मॉलिक्यूल से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इक्वेशन लिखा गया है एडीपी प्लस फॉस्फेट गिव्स एटीपी। जब एनर्जी बनती है तो क्या नया बॉन्ड बनता है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ग्लूकोज के टूटने से, वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है नया बॉन्ड बनाने में। एडीपी में फॉस्फेट जुड़ता है, एक नया बॉन्ड बनता है और वो बनाता है एटीपी। ठीक है, तो एनर्जी सेल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। और सेल्स को अपनी प्रोसेसेस करने में जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल से लेता है। जब एटीपी मॉलिक्यूल से लेगा तो एटीपी फर्दर फिर ब्रेकडाउन हो जाएगी एडीपी और एनर्जी में। ठीक है, एक बॉन्ड टूटा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, एडीपी प्लस पी फॉस्फेट प्लस एनर्जी। बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है एडीपी प्लस फॉस्फेट, यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फेट एडीपी में जुड़ रहा है। दूसरा स्टेप जो है, जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, एटीपी ब्रेक हो रही है एडीपी और फॉस्फेट में, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जब फॉस्फेट रिलीज होता है एक एटीपी से, जब फॉस्फेट रिलीज होगा तो क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। इसमें वाटर का यूटिलाइजेशन होता है और एक एटीपी के टूटने से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये डेटा, एक एटीपी के टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल। एक मोल ऑफ एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी में चेंज हो जाता है। अब हम एक्टिविटी एक देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है एक्सलेशन प्रोसेस में, ये देखने के लिए इसमें क्या किया गया है, तो टेस्ट ट्यूब्स लिए गए हैं जिसमें दोनों में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाला गया है। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो उसे रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं जिससे कि उसको उतना टाइम ना मिले रिएक्ट करने का। अब जब भी बनाते हैं इसको तो वाटर को बंद बॉटल में बनाते हैं। बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर बना लिया, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डाल देंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में एक सिरिंज डालते हैं, सिरिंज के थ्रू एक पतली ट्यूब लगा करके उसमें एयर पास करते हैं। तो इसमें एयर कौन सी पास होगी? इसमें एयर पास होगी जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो पास होगी। दूसरे में एक स्ट्रॉ लगा करके मुंह से फूंकते हैं, ठीक है, एक्सलेशन करते हैं। दोनों में कलर चेंज देखेंगे ए और बी में। हम देखेंगे कि बी वाली ट्यूब जल्दी वाइट हो जाती है और ए वाली ट्यूब का लाइम वाटर देर में वाइट होता है और बी वाली ट्यूब का लाइम वाटर जल्दी वाइट हो जाता है। इसका क्या मतलब है? लाइम वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मिल्की कलर देती है, ठीक है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मिल्की कलर देगी, CaOH का होल ट्वाइस जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है। तो जब हम एक्सेल करते हैं उस टाइम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कम है। इस वजह से बी वाली ट्यूब जल्दी वाइट होगी, ए वाली ट्यूब भी वाइट, लेकिन उसको टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिएक्ट धीमे धीमे करेंगे तो वो धीमे धीमे वाइट हो जाएगी। लेकिन बी वाली ट्यूब में हम एक्सेल कर रहे हैं तो ये जल्दी वाइट हो जाएगी। तो इस एक्सेल होती है।
नेक्स्ट एक्टिविटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन में रिलीज होती है। इसमें क्या करते हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, इस कॉनिकल फ्लास्क में फ्रूट जूस ले लिया या शुगर सॉल्यूशन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, ऊपर से इसकी कैप से बंद कर देते हैं या कॉर्क से बंद कर देते हैं, उसमें एक छोटा सा होल बना करके बेंट ट्यूब, ग्लास ट्यूब लगा दी जाती है और अगला एंड उसका लाइम वाटर जो कि बीकर में बनाया हुआ है, लाइम वाटर में डिप कर देते हैं। अब हम कलर चेंज, ये भी लाइम वाटर क्या होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होगा। जब ईस्ट ग्रो करेगा फ्रूट जूस में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस बेंट ट्यूब से होते हुए बीकर में जाएगी और बीकर में ये लाइम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और ये लाइम वाटर धीमे धीमे वाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में होती है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बहुत से पाथवेज से होता है, केवल एक पाथवे नहीं होता है कि उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे हम एनिमल्स हैं या हायर एनिमल्स या हायर प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन कुछ लोअर एनिमल्स, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है रेस्पिरेशन के दौरान, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कहाँ से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ऑक्सीजन ली जाती है ऑर्गेनिज्म से, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है उसको कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कोई भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, इस फ्लो चार्ट में देखिए पहला स्टेप ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में। ये स्टेप दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या चाहे वो रेस्पिरेशन एनाएरोबिक हो, ये स्टेप दोनों में होगा। फर्स्ट में देखिए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहला हम देखेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है, जैसे कि ईस्ट में जब रेस्पिरेशन होता है या बहुत सारे बैक्टीरियाज में रेस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन के, उसे हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन प्रक्रिया में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड फर्स्ट स्टेप में जो बनी, ये सब में होगा। और ये होती कहाँ पे है, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बनना कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो जिसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड चेंज होती है इथेनॉल मतलब C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम बताएंगे प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बाय ईस्ट। ठीक है, ज़्यादातर ईस्ट में होती है, ये कॉमन है, इसलिए एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। दूसरा है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेज़ दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और उतना फास्ट हमको रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन नहीं मिलता है जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस दौरान हमारी मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है
लेकिन साथ में मसल्स के में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही, उतनी तेज़ ब्रीदिंग नहीं हो रही है, ऑक्सीजन हमको उतनी बॉडी में नहीं मिल पा रही है, इस वजह से लेकिन हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो उस समय मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, जब लैक्टिक एसिड में चेंज होता है पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो कभी कभी हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, जैसे दौड़ते समय बहुत ज़्यादा कहीं पे क्रैम्प पड़ जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। जब हम वहाँ पे मसाज कर दें अगर, तो क्या होता है, वो दर्द ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? जब हम मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन मिल जाती है हमारी सेल्स को, मसल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो लैक्टिक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। लैक्टिक एसिड नहीं रहा तो हमारा दर्द ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जब हम विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम में हो रहा है, और इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड। थर्ड मोस्ट कॉमन जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी सबसे ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का यूनिट जो एटीपी है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी 36 एटीपी या 38 एटीपी बनती है, जबकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे वो ईस्ट में हो या मसल्स में हो, इसमें एनर्जी 2 एटीपी बनती है। ठीक है, फर्स्ट दोनों प्रोसेसेस, पहला प्रोसेस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, ये सेल के किस पार्ट में होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोथ इन ईस्ट या फिर मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। मसल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है उसमें होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मैंने बताया पहले, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पहले फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पायरुविक एसिड चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एनर्जी रिलीज होगी 38 एटीपी और 36 एटीपी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो एथाइल एल्कोहल बनेगा, और अगर मसल्स में हो रहा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन तो लैक्टिक एसिड बनेगा। एनर्जी कितनी रिलीज होगी? यहाँ पर 2 एटीपी रिलीज होगी। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, अगर उसको देखा जाए फिगर में देखिए, सबसे बाहर जहाँ से हम सांस लेते हैं वो है नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल से आएगा एयर नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से गले में, गले की जो विंड पाइप है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया से ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो जाती है ये ब्रोंकाइज में, ब्रोंकाई फिर फर्दर और ब्रांचेस बनाती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स ये आगे जा कर के, ये जो इनलार्ज्ड फिगर है उसको देखें ऑरेंज कलर का, ब्रोंकियोल्स आगे जा कर के स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स बना लेती हैं, एयर सैक्स बना लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी पाथवे इन ह्यूमन बीइंग। कार्टिलेज की एक रिंग, जो ट्रैकिया में जब हम देखेंगे तो कार्टिलेज की एक रिंग वेंट्रल सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस मतलब कि आगे से, वेंट्रल सरफेस पे हमारी बॉडी का डॉर्सल सरफेस कौन सा है? पीठ वाला पोर्शन डॉर्सल सरफेस है और आगे का पोर्शन वेंट्रल सरफेस है। तो जब गले में आगे जो ट्रैकिया रीजन है, एयर पाइप रीजन है, उसके ऊपर सी के शेप की कार्टिलेज होती है जो उसको कवर की रहती है। सी शेप की बोन्स, ये कार्टिलेज आपको दिखाई दे रही है फिगर में रेड रेड कलर की, ये क्या है? कार्टिलेज है जो कि कवर की रहती है किसको? विंड
पाइप को या ट्रैकिया को, जिसकी वजह से विंड पाइप चोक नहीं होती है, वो कोलैप्स नहीं करती है। इसीलिए अगर कोई आपका नेक रीजन दबाता है तो क्या होता है, ये कार्टिलेज जो होती है ये टूट जाती है, कार्टिलेज टूट जाती है और फिर उसके वजह से दबाने से जो विंड पाइप है, क्योंकि वो मस्कुलर पार्ट है, विंड पाइप जो है वो क्या होगा, वो टफ पार्ट नहीं है, मस्कुलर पार्ट है, तो वो क्या होगा, वो दब जाएगा, हवा नहीं जाएगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा और इंसान की मौत हो जाएगी। लंग्स दो प्रेजेंट हैं ह्यूमन बीइंग्स में, 1 पेयर लंग्स होते हैं जो थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। ये लंग्स जो होते हैं स्पॉन्जी होते हैं, इसमें इलास्टिक बैग्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, उनका इन ह्यूमन बीइंग्स। कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं उनके मोस्ट कॉमन फीचर्स क्या हैं कि लार्ज सरफेस एरिया, एल्वियोलाई स्मॉल पॉकेट्स बना के ये सरफेस एरिया को इतना बड़ा कर देती हैं। अगर ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता तो सरफेस एरिया क्या होता, कम होता, लेकिन ये जब बॉल शेप स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, सैक्स बना ले रही है, तो इनका सरफेस एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो सरफेस एरिया बड़े होने से क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर होंगी। एल्वियोलाई जो सैक्स हैं उसके ऊपर ब्लड वेसल्स पूरी फैली रहती हैं, ब्लड वेसल्स से ही ऑक्सीजन, ठीक है, जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में आई, वो जो बैलून शेप स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज से होकर के ब्लड वेसल्स में जाएगा। फिर ब्लड वेसल्स में कैसा ब्लड होगा, जो हमारी बॉडी सेल्स जो रेस्पायर कर रही हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड वेसल में है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा एल्वियोलाइज में, एल्वियोलाई के अंदर। तो इस तरह से गैस का एक्सचेंज होगा। गैस का एक्सचेंज ज़्यादा कैसे होगा, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो ये फीचर किस लिए बनाया गया है नेचर ने, कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा हो। थिन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो एल्वियोलाई की वॉल होती है ये थिन होती है और परमिएबल होती है, जिससे गैस का एक्सचेंज आसानी से डिफ्यूजन से हो सके। इसके ऊपर पूरा ब्लड वेसल्स का जाल फैला होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। ब्रीदिंग मतलब होता है कि सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब या सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन फूड से कंबाइन करे और फूड को तोड़े वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग में 2 प्रोसेसेस हैं, इन्हलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हलेशन के टाइम में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड कर जाती है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी होती है जो हमारी बॉडी का चेस्ट पोर्शन है, उसमें आगे जो पतली पतली हड्डियां हैं, फिगर में देखिए, वो क्या कहलाती हैं, रिब्स। पीछे है वर्टिब्रल कॉलम और आगे दोनों रिब्स आगे बीच में जुड़ती हैं, एक बोन होती है जिससे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, बीच में ये रिब्स देखिए आगे से जुड़ी हुई हैं एक बोन से जिसे कहते हैं स्टर्नम, और पीछे से जुड़ा होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये एक पिंजरे टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और सबसे नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, गुंबद शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं डायफ्राम, ठीक है, नीचे डायफ्राम होता है पेट के ऊपर, और लंग्स के नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं डायफ्राम। तो जो हमारा लंग्स है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, आगे से वो स्टर्नम से, साइड से रिब से, बैक से वर्टिब्रल कॉलम से, और नीचे से डायफ्राम से। इस तरह से हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। जब हम इन्हेलेशन करते हैं, इन्हेलेशन के टाइम में क्या होगा, थोरैसिक कैविटी बड़ी हो जाती है, जो अंदर का वॉल्यूम है वो बड़ा हो जाएगा, रिब्स
ऊपर हो जाती हैं, डायफ्राम नीचे हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो थोरैसिक कैविटी बढ़ गई, थोरैसिक कैविटी बढ़ गई मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कि प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, तो प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर जब कम हुआ तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाहर से हवा अंदर आएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनहलेशन। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा, एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या होगा, जो रिब्स ऊपर उठी हुई थी वो अपनी जगह पे आ जाएंगी, नीचे हो जाएंगी। स्टर्नम जो नीचे होके फ्लैट हो गया था, ऊपर डोम शेप हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर से दिया हुआ है डायग्राम में, देखिए ये क्या हो जाएगा, डोम शेप हो गया। और लंग्स की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो हवा बाहर निकल गई। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सलेशन। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं। एक जार ले लेते हैं और नीचे का पोर्शन उसको कट कर देते हैं, जिसमें हम कोई रबड़ फिट कर देते हैं, पूरा गोल बैलून का रबड़ जो है लगा दिया जाता है और इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया जाता है। 2 बैलून्स एक ट्यूब से लगा दिए जाते हैं। जब हम नीचे के डायफ्राम रीजन को खींचते हैं, जब डायफ्राम रीजन को खींचेंगे, जो मतलब डायफ्राम जैसा बनाया गया है रबड़ का, उसको खींचेंगे तो क्या होगा, अंदर वॉल्यूम क्या हो गया, अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो बाहर से हवा अंदर आएगी, इंस्पिरेशन होगा। जब उसको छोड़ देंगे, फ्लैट हो गया, वॉल्यूम ग्लास के अंदर कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो हवा बाहर निकल जाएगी। तो यही सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है, इनहेलेशन ऑफ। ठीक है, फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसी होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एयर रिच इन, जो एयर बाहर से अंदर आती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में अराउंड 20% ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो जो एयर बाहर से अंदर आ रही है वो ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल नहीं करते हैं, हम दोनों एयर इनहेल करते हैं। जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हम इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारे नाक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दे। जो भी एयर में प्रेजेंट है उसको हम इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है। एयर जो इनहेल हुआ वो जाएगा एल्वियोलाई में, ट्यूब से होकर नॉस्ट्रल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होकर के वो एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई के चारों ओर ब्लड वेसल्स हैं जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा। जो ब्लड प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में, आरबीसी जो प्रेजेंट है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो ये ऑक्सीजन टूट करके हीमोग्लोबिन से अलग हो करके ये एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर सैक्स में, ये ऑक्सीजन आरबीसी के हीमोग्लोबिन से जाकर के बाइंड कर जाएगा। और जो ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड है हीमोग्लोबिन से, वो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर के कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाइज में जाएगा। फिर एल्वियोलाइज से कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोंक्यूल्स, वापस ब्रोंकाई, ट्रैकिया, नेजल पैसेज, फिर वहाँ से नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज होती है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व्ड है वो यूज होती है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2020 में बोर्ड्स में कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की रेट फास्ट, ब्रीदिंग की रेट फास्ट क्यों होती है। ब्रीदिंग की रेट, इसका आंसर ये था, बहुत बच्चों ने गलत किया था। ब्रीदिंग की रेट फास्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में इसलिए होती है कि मछलियाँ ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेती हैं, देखा होगा। क्यों होती है,
क्योंकि वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। इसलिए उनको अपनी बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए, एनर्जी की डिमांड तो होगी, बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर ब्रीदिंग की रेट नॉर्मल होती है, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में तेज़ होती है, ठीक है। ये होगा इसका आंसर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा है, इसमें कोई ब्लड कैपिलरी नहीं होती है, ब्लड नहीं होता है, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा, डिफ्यूजन से होगा, सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाएगी ऑक्सीजन गैस अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। एनिमल्स में कैसे होगा, क्योंकि इनकी बॉडी साइज़ बड़ी है तो डिफ्यूजन के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसमें पूरा अच्छा सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी ज़रूरी है, जैसे कि एनिमल्स में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मेनली क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कलर अगर हम पूछें, हीमोग्लोबिन का कलर अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे रेड, लेकिन हीमोग्लोबिन का कलर रेड नहीं होता है, ये जान लीजिए। हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है और प्लेन हीमोग्लोबिन का कलर ब्लू होता है। इस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से मतलब ये आसानी से जुड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में आसानी से घुल जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन से कम होता है और प्लाज्मा से ज़्यादा होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुली रहती है। अगर हम ब्लड को देखें तो उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है सॉलिड। लिक्विड वाले पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट में तीन चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है, लेकिन प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट से। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत सिंपल है, एनिमल्स के कंपैरिजन में देखें तो इसमें बहुत सिंपल है। ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है और पूरे बॉडी पार्ट से होता है उनके, जैसे लीव्स में स्टोमेटा से होता है डिफ्यूजन के थ्रू, स्टेम में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, इसके थ्रू होता है, और रूट्स के सरफेस पे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। डे टाइम में अगर देखा जाए, रेस्पिरेशन डे में हो या नाइट में हो, दोनों टाइम में ऑक्सीजन ही यूज़ होती है प्लांट्स में भी और निकाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यूज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में निकलती है वो दिन के टाइम में, सनलाइट के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाने में, जबकि नाइट के टाइम में जो ऑक्सीजन यूज़ हो गई वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगी, इसलिए रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही केवल रिलीज़ होती है। इसीलिए रात में कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, बहुत लोगों का दम घुटने लगता है, अगर बहुत लार्ज ट्री हो तो दम घुटने लगता है। ऐसे विलेजेस में आपने सुना होगा कि पेड़ के नीचे बैठे थे और तो कोई ऐसे घोस्ट आके गला दबाता है, तो घोस्ट आके गला नहीं दबाता है, वो रात में जब सोते टाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और हमें सफोकेशन होता है तो हमें लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो अब रहेगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हार्ट का डायग्राम इसमें आएगा, हार्ट का फंक्शनिंग इसमें आएगी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आपका।
तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, 2-3 बार देखिए, आपको ये पोर्शन भी प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।